हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल मेरा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। आगे चलने में आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य के बीच जो विधायी संबंध है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर संबंधों की स्थापना के लिए उनके मध्य विधायी, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंधों का वर्णन संविधान के भाग 11 एवं 12 में किया गया है। तो केंद्र और राज्य के मध्य जो बेहतर संबंध है, ये बेहतर संबंध स्थापना करने के लिए विधायी शक्ति, प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध का वर्णन भाग 11 और 12 में है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के प्रावधान लिखे गए हैं। तो केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है वो भाग 11 के आर्टिकल 245 से 255 तक है। अनुच्छेद 245(1) के अनुसार संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या कि उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी। पूरे भारत के लिए विधि बना सकती है संसद, या किसी एक राज्य क्षेत्र के लिए भी बना सकती है। और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकता है। किसी राज्य का विधानमंडल है, उस विधानमंडल के तहत पूरे राज्य या उसके किसी एक भाग के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 245 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। 247 में कहा गया है कि संसद को ये अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है। जैसे संघ सूची के विषय पे संसद कानून बनाएगी तो उससे संबंधित अच्छे प्रशासन के लिए वो उसके अलावा न्यायालय की स्थापना कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे के लिए 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 246 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य में विधायी शक्ति के बंटवारे किए गए हैं, जिसके लिए 3 सूची बनाई गई है। एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ संघीय संसद को सौंपी गई हैं। जो अपशिष्ट विधायी शक्ति हैं ये संघीय संसद को सौंपी गई है, केंद्र सरकार को सौंपी गई है। संविधान का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 से अंतः स्थापित नए अनुच्छेद 246 का के तहत संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित माल और सेवा कर, जिसे जीएसटी कहा जाता है, के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016 में। आर्टिकल 246 का के तहत कहा गया है संसद को और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को उस संघ द्वारा या उस राज्य द्वारा अधिरोपित जो जीएसटी है के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। साथ ही माल या सेवाओं के अंतर्राज्यिक व्यापार की स्थिति में माल और सेवा कर के संबंध में संसद को विधियां बनाने की अनन्य शक्ति सौंपी गई है। तो अनन्य शक्ति किसके पास है? माल और सेवा कर जीएसटी के लिए विधि बनाने के लिए तो संसद, केंद्र सरकार के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची के विषय, जिसे माल और सेवा कर पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर माल या और सेवा
पर कानून बना सकती है। तो संसद का कौन सा सदन? राज्यसभा। राज्यसभा कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प घोषित कर देता है। तो राज्य की सूची पर राज्यसभा कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250(1) के अनुसार राष्ट्रहित द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति आपातकाल लागू है तो उस राज्य में राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है संसद। अनुच्छेद यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया माल या सेवा कर मतलब जीएसटी पर भी बना सकता है। अनुच्छेद 251 के अनुसार यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगा। आर्टिकल 250 में कहा गया है 251 में कहा गया है कि 250 और 249 क्या करता है? किसी राज्य की सूची पर राज्यसभा कानून बनाएगी। और अनुच्छेद 250 कहता है कि यदि उस राज्य में राष्ट्रपति या आपातकाल लगा है तब भी राज्यसभा उस पर कानून बना सकती है उस राज्य में। तो यदि 249 का कानून और 250 पर कानून बनाया गया है संसद द्वारा या तो किसी विधानमंडल द्वारा, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा, तो दोनों में संगति नहीं हो रहा, मेल नहीं हो रहा। विधानमंडल का कानून अलग बता रहा है उसी मामले में, संसद का अलग, तो इसमें माना किसका जाएगा? तो माना जाएगा संसद का। ये आर्टिकल 251 में कहा गया है। आर्टिकल 252 के तहत 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है। अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बना दिया जाए कि संसद की शक्ति है। तो इसके पास भी संसद की शक्ति, यदि 2 या अधिक राज्य सहमत हैं तो संसद के पास शक्ति उस पर कानून बना देगा और ऐसी विधि कोई अन्य राज्य भी स्वीकार कर सकता है। आर्टिकल 252 में क्या कहा गया है? 52 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य सहमति हो के संसद से कहेंगे किसी विषय पर कानून बनाने के लिए तो संसद कानून बना देगी और उसके अलावा जो भी राज्य हैं वो भी अंगीकार उस कानून को कर सकते हैं। अंगीकार किया जाना उल्लिखित है, फिर अन्य राज्य भी उल्लिखित करेंगे, उसको अंगीकार करेंगे। आर्टिकल 253 के तहत संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 253 में कहा गया है कि संसद उस पर कानून बना सकती है किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि है या करार, अभिसमय है या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, संगम या अन्य निकाय है, तो ऐसे पर भी कानून बना सकती है संसद। आर्टिकल 253 में कहा गया है। आर्टिकल 253 में कहा गया है। अब प्रशासनिक संबंध देख लेते हैं। केंद्र और राज्य के बीच जो प्रशासनिक संबंध है वो क्या है? संविधान के भाग 11 के अंतर्गत 256 से 263 के तहत प्रशासनिक संबंध है केंद्र और राज्य के बीच। अनुच्छेद 256 में कहा गया है प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रायोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। तो अनुच्छेद 256 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो उस शक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा जिससे जो संसद द्वारा निर्मित विधि का अनुपालन है वो सुनिश्चित बना रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश तक होगा। कार्यपालिका जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है उसका विस्तार उस राज्य के ऐसे निर्देश तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रायोजन के लिए आवश्यक प्रतीत होगा। यदि भारत सरकार को आवश्यक लगता है तो संघ की कार्यपालिका अपनी शक्ति का विस्तार उस राज्य के निर्देश देने तक होगा, उस राज्य को निर्देश देगी संघ की कार्यपालिका। आर्टिकल 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है।
तो आर्टिकल 257 में कहा गया है कि जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार है, वो कुछ दिशाओं में राज्य पर नियंत्रण रखती है। इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो। तो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग इस तरीके से होगा कि जो हमारी संघ की कार्यपालिका है वो प्रभावित ना हो, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रावधान हेतु आवश्यक प्रतीत होगा। तो जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो किसी राज्य को ऐसा निर्देश देगी जिससे लगे भारत सरकार को कि इस पर निर्देश देना आवश्यक है। आर्टिकल 258 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा। तो आर्टिकल 258 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से ही उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य या जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ऐसे किसी विषय पर संबंधित कृत्य या जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जिन पर संघ की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार है, उस पर राष्ट्रपति सशर्त या बिना शर्त सौंप देगा। यदि उस राज्य की सरकार उस राज्य की सरकार सहमति है तो राष्ट्रपति ऐसा करेगा। अनुच्छेद 258 का के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से किसी राज्य का राज्यपाल क्या करेगा, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारी को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य या जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा राज्यपाल कब सौंप सकेगा, संघ सरकार के निर्देश पर। अनुच्छेद 262 के 1 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या परिवाद के न्याय निर्णय के लिए उपबंध कर सकेगी। तो आर्टिकल 262(1) के तहत कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी अंतर्राज्यिक नदी, किसी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में नदी या नदी दून या उसमें जल के प्रयोग से रिलेटेड या उसका वितरण या नियंत्रण उस पर करने से संबंधित कोई विवाद हो जाता है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, तो न्याय निर्णयन के लिए उपबंध करेगी। कौन करेगा? संसद करेगा विधि द्वारा। अनुच्छेद 263 के अनुसार राज्यों के बीच विवादों की जांच करने और उन पर सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ और एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित विषयों के अन्वेषण और उन पर विचार विमर्श करने या ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने हेतु राष्ट्रपति आदेश द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाएगी। तो आर्टिकल 263 के लिए क्या कहा गया है? आर्टिकल 263 में कहा गया है कि राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है, विवादों की जांच करना है और उन पर सलाह देना जांच करने के बाद या कुछ या सभी राज्यों के अथवा कुछ राज्य या सभी राज्य अथवा संघ और राज्यों के बीच हो जाता है, कुछ राज्यों या सभी राज्यों के बीच हो जाता है या राज्य और संघ के बीच हो जाता है, एक या अधिक राज्यों के सामान्य हित से संबंधित संघ और एक या अधिक राज्य, मतलब वो जो हित है वो एक या अधिक राज्य के सामान्य हित से संबंधित विषय हो गया है कि अन्वेषण और उन पर विचार करना, उस पर खोज करना और विचार विमर्श करना या किसी ऐसे विषय पर सिफारिश करने और विशेष रूप से उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना है, तो राष्ट्रपति के आदेश पर अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की जाएगी। तब उस पर उसकी जांच होगी, विवादों की जांच होगी या सभी राज्य या संघ के
संघ और एक या अधिक राज्य के लिए वो उन सभी के हित में बातें हैं, तो इन सभी पर खोज करना, उस पर विचार विमर्श करना, जांच करना, इन सब के लिए पहले अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाएगी। और किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर। तो ये आर्टिकल 263 में कहा गया है। अगला आप देखते हैं वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है उसको पढ़ते हैं। संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य राजस्वों के वितरण संबंधित प्रावधान किए गए हैं। भाग 12 में है वित्तीय संबंध। भाग 12 में आर्टिकल 268 से 281 तक। अनुच्छेद 265 के अनुसार कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 265 में कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से अधिरोपित होगा या संग्रहित किया जाएगा। जो विधि है, नियम है, उसके अनुसार ही अधिरोपित किया जाएगा। 265 में कहा गया है कर मतलब जो कि टैक्स लगता है, वो विधि के अनुसार कानून उस पर बना होगा तभी लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 266 में कहा गया है कि भारत सरकार और राज्यों की जो संचित निधि और लोक लेखा है, इसका उल्लेख 266 में है। अनुच्छेद 267 1 के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगी। अर्जेंट में, इमरजेंसी में पैसा निकालना है या पैसा जमा करके ऐसी जगह रखा जाता है जो कि अर्जेंट में काम दे, तो भारत की आकस्मिकता निधि है। तो आर्टिकल 267 के तहत संसद विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना करती है। अनुच्छेद 267 2 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगा। तो आर्टिकल 267 1 के तहत भारत सरकार संसद की विधि द्वारा भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगा। 267 2 के तहत राज्य विधानमंडल विधि द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना करेगा। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269 का में अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण। अनुच्छेद 270 में उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण तथा अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधी उपबंध है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि आर्टिकल जो 268 है, आर्टिकल 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क हैं। तो आर्टिकल 268 में कहा गया है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क 268 में है। और 269 में है कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर हैं। 269 में कहा गया है कि संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित दोनों किया जाएगा और राज्यों को सौंप दिए जाएंगे वो कर। अनुच्छेद 269 का में कहा गया है कि अंतर्राज्यीय व्यापार मतलब होता है राज्यों के अंदर ही व्यापार। तो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर मतलब जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण है 269 का में। अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य मतलब कि राज्यों के अंदर ही जीएसटी का उद्ग्रहण और संग्रहण 269 का में है। यदि दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच ही व्यापार होता है तो बात समझ में आई। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित किए जाने वाले कर हैं। अनुच्छेद 269 में संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाएगा और राज्य को वो कर सौंप दिया जाएगा। अनुच्छेद 269 का में है कि दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में व्यापार या वाणिज्य हो रहा है तो जीएसटी कर का उद्ग्रहण और संग्रहण 269 का में है। 270 में है उद्गृहित कर और उनका संघ और राज्य के बीच वितरण। 270 में कहा गया है कि कर को उद्गृहित कर लिया जाएगा, फिर केंद्र और राज्य के बीच वितरण होगा, बंटवारा होगा।
अनुच्छेद 271 में कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंधित उपबंध है। 271 में कहा गया है कि कुछ शुल्क और कर ऐसे हैं जिस पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार संबंध है। अनुच्छेद 275 के तहत कुछ राज्यों को संघ में अनुदान की व्यवस्था की गई है। 275 में कहा गया है कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की व्यवस्था की, संघ अनुदान कर देता है राज्यों को। संविधान संशोधन 2016 में हुआ था 101वां संविधान संशोधन, उससे अंतः स्थापित नए अनुच्छेद हैं 279 का। 279 का के तहत माल और सेवा कर परिषद संबंधित प्रावधान किए गए हैं। माल और सेवा कर मतलब जीएसटी का प्रावधान कर दिया गया है 279 का में। अनुच्छेद 280(1) के अनुसार राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या इससे पूर्ववत समय पर, मतलब राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर या 5वां वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, या 2 वर्ष के स्टार्टिंग के 2 वर्ष के भीतर या 5वें वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसे दोनों में से जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है, आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य मिलकर के बनेगा। तो क्या होगा, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन होगा। वित्त आयोग का गठन होगा और वित्त आयोग के गठन जो होगा उसमें सदस्य या अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 5 होंगे जिनमें से एक अध्यक्ष होगा, 4 अन्य सदस्य होंगे। अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, तो वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश दी जाएगी, राष्ट्रपति को जो वित्त आयोग सिफारिश देगा उस पर कार्यवाही के स्पष्टीकरण को जानने के लिए, ज्ञान करने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा वित्त आयोग की रिपोर्ट को, सिफारिश को। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य का जो संबंध है उस पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति मतलब एक जज थे, RS सरकारिया जज थे। ये भी RS सरकारिया के अध्यक्ष थे। RS सरकारिया के अध्यक्ष थे कब, 1983 में। तो इन्होंने एक आयोग का गठन किया था। B.C.U. रामन तथा आयोग कौन सा है, RS सरकारिया। B.C.U. रामन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। 2 अन्य सदस्य थे B.C.U. रामन, S.R. सेन। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, 83 में ये आया था। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोग या समितियों में राजमन्नार समिति 1969 में आई थी। केंद्र और राज्य के बीच अगर और कोई आयोग या समिति आई थी तो वो कौन सी, राजमन्नार समिति 1969 में, और एक था पुंछी आयोग 2007 में आई थी। तो सबसे पहले 1983 में आई थी, RS सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, B.C.U. रामन और S.R. सेन इसके 2 अन्य सदस्य थे। इनकी रिपोर्ट कब आई थी, 1988 में। अगला केंद्र राज्य से संबंधित समिति थी राजमन्नार समिति, 1969 में आई थी। पूछी आयोग आया था 2007 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य से संबंध प्रभावित होते हैं संविधान के प्रावधान से, सही बात है। नियोजन प्रक्रिया से, ये भी सही है। राजनीतिक हित के अंतर विरोध से, हुक्म चलाने की इच्छा प्रबलता से। तो चारों इसमें आंसर सही हो जाएंगे। तो आंसर डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं तो संवैधानिक प्रावधान पर, परंपराओं तथा व्यवहार पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। चारों बातों इसका राइट आंसर है। एक संघीय राज्य व्यवस्था से सम्मिलित है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है संघीय राज्य व्यवस्था में? संघ और राज्य के बीच संबंध है, राज्यों के मध्य संबंध है, समन्वय के लिए तंत्र है, विवाद को सुलझाने के लिए भी तंत्र है। अभी हम लोगों ने इससे सारे फैक्ट को पढ़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन सही है।
अगला है केंद्र राज्य संबंधों के विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। तो केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग पर। विधायन के क्षेत्र पर राज्य पर नियंत्रण कौन करेगा, केंद्र करेगा, इसे ही म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है। सॉरी, एक सेकंड, इसे म्यूनिसिपल संबंध नहीं कहा गया है। वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में तो नहीं। प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में ये भी नहीं। योजना प्रक्रम पर राज्य पर केंद्र के नियंत्रण में, हाँ, कोई भी योजना राज्य सरकार बनाती है तो उस पर नियंत्रण किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। तो ये म्यूनिसिपल संबंध है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के में केंद्र राज्य संबंधी विधायी संबंध है। तो भाग 11 में है, भाग 11 में है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है। तो ऐसे कौन से 2 अनुच्छेद हैं जो शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ये आर्टिकल 245 और 246। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के संबंध किस अनुसूची में है। तो 7वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है। तो ये 7वीं अनुसूची में है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है। तो अवयस्कों और शिशुओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति है केंद्र और राज्य सरकार दोनों में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित है। तो संसद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया है। जो अवशिष्ट अधिकार है, एक राज्य सूची, संघीय सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची पर अधिकार संघ सरकार को है। भारतीय संविधान का 249 संबंधित है। आर्टिकल 249 कहता है कि राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद शक्ति की विधायी शक्तियाँ, संसद उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 में कहा गया है राज्यसभा बनाएगी। राज्यसभा के कम से कम 2/3 सदस्य उस पर समर्थित होते हैं। तो यदि वो राष्ट्रहित के लिए और आवश्यक हो गया है तब राज्यसभा कानून बनाएगी। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। 1 वर्ष। यदि राज्यसभा राज्य के विषय पर कानून बनाती है तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा प्रवृत्त नहीं रहेगा। 1 वर्ष से ज़्यादा या हमेशा के लिए प्रभावी करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। परंतु यदि और जितनी बार किसी ऐसे संकल्प को बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प खंड 1 में उपबंधित रीति से पारित हो जाता है तो और उतनी बार ऐसा संकल्प उस तारीख से जिसको वह इस खंड के अधीन अन्यथा प्रवृत्त नहीं रहता 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। फिर से वैसे ही संकल्प पारित हो जाएगा तो आगे तक लागू रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है प्रवृत्त रहेगा 1 वर्ष से अधिक नहीं। कौन सा अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 263 के तहत करता है, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया जाता है राष्ट्रपति के सलाह पर। अगला, एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, आर्टिकल 263 के तहत। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। तो अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है संवैधानिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। तो राष्ट्रपति है।
भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए संस्थाओं में कौन सी संवैधानेतर और विधेयेतर संस्था या संस्थाएं हैं? तो पहला है तो राष्ट्रीय विकास परिषद और दूसरा है राज्यपाल सम्मेलन। तो दूसरा, और आंचलिक परिषदें नहीं, अंतर्राज्यीय परिषद भी नहीं। यदि राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए कोई संस्था संविधानेतर और विधियेतर संस्थाएं कोई है तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, राज्यपाल सम्मेलन है। तो इसका पहला और दूसरा आंसर सही हो जाएगा, जो कि 263 में दिया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है 1956 के संसद के अधिनियम के माध्यम में। 5 क्षेत्रीय परिषद उत्तर, दक्षिण, केंद्र, पूर्वी और पश्चिमी का गठन किया गया है। 1971 में पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए पूर्वोत्तर परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। गृह मंत्री प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक संस्था नहीं होती है। तो ये पहला वाला ही गलत है, इसका लक्षण नहीं है। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर की गई थी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किया गया था। यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है, फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत शामिल है। सही बात। यह एक परामर्शदात्री संस्था है, ये भी सही है। तो क्षेत्रीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक संस्था। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्यों के बीच अंतर्राज्य सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। चंडीगढ़ राज्य न होते हुए भी उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। इसके अंतर्गत दिल्ली, दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र होते हुए भी क्षेत्रीय परिषद में शामिल किए गए हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिश करने, यह एक परामर्शदात्री संस्था है। परामर्शदात्री संस्था है, न कि संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। परिषदें भारतीय संघ के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। तो सही बात है, उपसंघीय क्षेत्र सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। अगला है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये बताना है। झारखंड इसका 8 अगस्त 1995 को हुआ था। क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन 8 अगस्त 1995 को संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिलों को शामिल करते हुए किया गया था। तो संथाल परगना और 18 जिले, छोटा नागपुर क्षेत्र के 18 जिले शामिल किए गए थे तथा शिबू सोरेन इस परिषद के अध्यक्ष नामित किए गए थे 1995। अगला है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अंतर्राज्यीय पानी के झगड़े में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 है। तो सही बात है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में, ये भी सही है। नदी बोर्ड एक्ट 1970 में नहीं आया था, 1956 में नदी बोर्ड एक्ट भी आया था। यहाँ पर लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में आई थी। तो सी ऑप्शन इसका, जो कि गलत है। नदी बोर्ड एक्ट 1956 में आया था। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम भी 1956 में आया था। दो राज्य या राज्य या केंद्र सरकार के बीच कोई झगड़ा हो जाता है तो उसका अधिनिर्णय की शक्ति आर्टिकल 262 में दिया गया है। इसका निर्णय कैसे होगा? सरकारी आयोग संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? तो केंद्र राज्य के मध्य के लिए किया गया था। 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था। बी शिवरामन तथा आर.एस. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। 1988 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंपी थी। 1600 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में आयोग द्वारा 19 अध्यायों के तहत कुल 247 अनुशंसाएं की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो डी.एस.आर. सेन थे और बी शिवरामन थे। आर.एस. सरकारिया कौन थे? इसके अध्यक्ष थे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिससे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति पर अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो ये अपना प्रतिवेदन 1988 में जमा किए थे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आया कब था? 1983 में। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों में से। अगला क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला दिया गया है, सरकार या कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। तो ये दोनों बात सही है। सरकारी आयोग ने कहा था कि 256 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, और जिन भी राजनीतिक दलों ने केंद्र पर सरकार बनाई है 256 का दुरुपयोग किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों सही है, दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? तो सरकारिया आयोग ने किया था। सरकारिया आयोग ने किया था। 1990 में संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के आदेश पर होता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होता है। आर्टिकल 263 के तहत कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो सरकारी आयोग है, राजमन्नार पुच्छ समिति हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही है, सही बात है। राज्यों के पास विकास कार्य के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला दिया गया, बताना है कि कौन सा सही है। तो चलिए बताते हैं कौन सा सही है। पहला दिया गया है कथन ए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों द्वारा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु है। तो हाँ, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों तथा राज्यों में लागू कानूनों अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पहला सही है। अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों का आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 257 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार शक्ति का प्रयोग करे जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लंघन ना हो। तो आर्टिकल 257 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है? तो भाग 12 करता है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में संघ और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य एवं समागम, भाग 13 में है। केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो आर्टिकल 268 और से लेकर के 281 के बीच भाग 11 में किया गया है। 268 से 281। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 265 में कहा गया है। आर्टिकल 265 कहता है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित लिया जाएगा, अन्यथा नहीं। 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि एवं लोक लेखा के बारे में है। 266 में भारत और राज्य की संचित निधि और लोक लेखा 266 में है। 265 में है कि तभी हम टैक्स वसूलेंगे यदि टैक्स पर कानून बना है। तो आर्टिकल 300 में कहता है कि संघ एवं राज्य के नाम से वाद और कार्यवाही तथा अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। तो 300 में कहा गया है कि संघ एवं राज्य के नाम से वाद और कार्यवाही, और आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन के बारे में बात करता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्य के बीच वितरित किया जाता है? केंद्र और राज्य के बीच लगाया भी जाता है, केंद्र और राज्य के बीच वितरित भी किया जाता है। तो ये है आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 कहता है कि संघ सूची में निर्दिष्ट सभी कर और शुल्क अनुच्छेद 268, 269 और 269 का के निर्दिष्ट करों एवं शुल्कों को छोड़ करके भारत सरकार द्वारा लगाए और एकत्रित किए जाएंगे तथा इन्हें संघ और राज्य के मध्य वितरित कर दिया जाएगा, आर्टिकल 270 में कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदे पर स्टाम्प शुल्क क्या है? राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है, वह राज्य विनियोग संघ द्वारा सरकार किया जाता है। तो आर्टिकल 268 के तहत ऐसे स्टाम्प शुल्क जो संघ सूची में वर्णित हैं उन्हें संघ द्वारा लगाया या उद्गृहित किया जाता है, किंतु उन्हें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। तो संघ सूची में वर्णित है यदि स्टाम्प शुल्क, तो उन्हें संघ द्वारा लगाया भी जाएगा, उद्गृहित भी किया जाएगा, उन्हें राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर राज्य द्वारा लगाए जाते हैं, सही बात है। राज्यों द्वारा संघ द्वारा लगाए जाते हैं, सही बात है। राज्य द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, नहीं, राज्यों द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत संघ द्वारा लगाया जाता है और इस संघ द्वारा एकत्रित भी किया जाता है। भारत में प्रतिभूमि हस्तांतरण कर STT वर्ष 2004 से लागू किया गया है। नेक्स्ट है, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने की शक्ति रखते हैं? क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे लेने के लिए शक्ति रखते हैं? हाँ या ना में आंसर देना है। हाँ पर केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन नहीं, सीधे नहीं ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ले सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 293 के 1 के तहत राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उस राज्य की संचित निधि की प्रतिभूमि पर ऐसी सीमाओं के भीतर है यदि कोई हो जिन्हें ऐसे राज्य का विधानमंडल समय समय पर विधि द्वारा नियत करे। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर उधार लेने तक और इसी सीमाओं के भीतर प्रत्याभूति देने तक ही है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। राज्यों द्वारा विदेशी ऋण संघ या केंद्र सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रत्याभूति पर ही प्राप्त किया जा सकता है। राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान करता है। कृषि आय कर कौन? भारत का संविधान करता है। 274 आर्टिकल 274 में कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबंध है हेतु प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? तो किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर के द्वारा कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कहा गया आर्टिकल 276(2) के तहत राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, न्यायाधीश बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं और नियोजन पर करों के रूप में संदेह कुल रकम 2500 रुपये 60वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा 250 रुपये के स्थान पर 2500 रुपये कर दिया गया, प्रतिवर्ष तक सीमित कर दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल 301 के द्वारा किया गया है। भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हैं ये। आर्टिकल 301 के अनुसार किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन और पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।